हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से लोग हैं जो अभी इस बार नेट का एग्ज़ाम दिए हैं और किसी का जेआरएफ हुआ है, किसी का नेट हुआ है, या और भी तरह के लोग हैं जो एक प्रश्न पूछा करते हैं कि मुझे पीएचडी कहाँ से करना चाहिए। अर्थात ये उनका पूछने का मतलब होता है कि उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का इंतज़ार करना चाहिए, या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, या प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना चाहिए पीएचडी करने के लिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के लिए एडमिशन ले लेना चाहिए। कहाँ से पीएचडी करना चाहिए, कहाँ पे पीएचडी करने पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, या आराम से कहाँ से पीएचडी हो जाती है, या क्वालिटेटिव पीएचडी कहाँ से होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं कि हमें पीएचडी के लिए इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने में क्या चीज़ें करनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लोग ये पूछते हैं कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रिपरेशन और अपनी पीएचडी के दोनों को कैसे बैलेंस करके मैं रखूँ ताकि मुझे पढ़ाई में और अपने एग्जाम प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में इन्हीं सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुख्य प्रश्न यहाँ पे यह है कि पीएचडी किस संस्थान से करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए मैं 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। संस्थान यहाँ पर चयन करने के पहले आप यह देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, पीएचडी का महत्व क्या होता है, पीएचडी आप क्यों कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब आप अपने मन में दे लेते हैं तो आपको संस्थान सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न यह है कि हमारे पीएचडी करने का क्या उद्देश्य है। हमारे पीएचडी करने का उद्देश्य, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पीएचडी करने का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने एक निश्चित पैटर्न पर पीएचडी कर लिया। तो अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ डिग्री को प्राप्त करना था तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, ऐसे संस्थान का सिलेक्शन करूँगा जो संस्थान मुझे आराम से, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के आराम के साथ पीएचडी करने की अनुमति देता है, जिसके ऑर्डिनेंस में बहुत सारे कंडीशंस ऐसे नहीं हैं जिससे मुझे अटकने फंसने की समस्या आए। अतः अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का है तो मैं आराम से स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करूंगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो नियम कानून होते हैं बड़े इजी होते हैं। उसमें कोर्स वर्क करने तक आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोर्स वर्क का आपने किया, कोर्स वर्क की आपने परीक्षा पास की, उसके बाद आपको विश्वविद्यालय में अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं विश्वविद्यालयों के, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें पर्टिकुलर डेज होते हैं कि आपको 240 दिन, 250 दिन, 260 दिन आपको पर्टिकुलर अपने रिसर्च सेंटर पे या गाइड के पास अटेंडेंस देनी है। आप वहीं पे अटेंडेंस देते हैं और अपना काम करते रहते हैं कोर्स वर्क करने के बाद। और कोर्स वर्क करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको छूट दे देती है कि आप अपने से अपना रिसर्च वर्क करिए, गाइड के संपर्क में या रिसर्च सेंटर के संपर्क में बने रहिए जैसा वो निर्देश देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पीएचडी करने में रिलैक्सेशन आपको रहती है। आप आराम से पीएचडी करके अपनी शोध का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि अगर गाइड पीएचडी के करने के लिए हम लोग चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गाइड लोग शोषण करते हैं, काम करवाते हैं, या डिफरेंट टाइप के डिमांड्स करते हैं, रिचार्ज करा दो, रिजर्वेशन करा दो, इस तरीके की चीज़ें गाइड लोगों की डिमांड्स आती हैं। तो दो बातें यहाँ पे हैं। इसका उत्तर मैं ऐसे दूंगा आप लोगों को कि सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप गरीब हैं, आपके साथ समस्याएं हैं, तो ऐसा कोई नहीं होता है जो आपको कहे कि आपके पास एक भी रुपये नहीं और ज़बरदस्ती आपको मार पीट के बोले कि जाके यह कोई चीज़ लेके आओ। आप स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त करते रहते हैं, आपके पास कोई इनकम का साधन रहता है, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, गाइड को लग जाता है तो कोई चीज़ कह देता होगा। तो ये आपका एटीट्यूड, जब आप उसे बोझ मानते हैं तो आपका रिसर्च भी गड़बड़ होता है और आपका व्यक्तिगत भी थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप समस्या प्राप्त करते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते हैं, आप डायरेक्ट मना भी नहीं कर पाते हैं, फंसान भी फील करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बात आपकी एटीट्यूड की होती है। अगर आपसे किसी गाइड ने कह ही दिया कि आप यह कर दीजिए तो उसे जब आप बोझ मानेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। आप
का रिसर्च वर्क भी डिस्टर्ब होगा, आप टेंशन भी लेंगे, अपनी हेल्थ भी खराब करेंगे, सोचेंगे और आप उससे बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो दिक्कत होगी। बात यहाँ पर यह है कि उसको आप लाइटली लीजिए और लाइटली लेंगे कि चलो ठीक है कह दिया तो कर देते हैं। अगर ये थिंकिंग आप डेवलप करेंगे आपके लिए बेहतर होगा वो, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पीएचडी करने का दूसरा जो प्रश्न है कि पीएचडी तो मैं कर रहा हूँ, मैं उद्देश्य मेरा यह है कि बहुत बढ़िया मैं रिसर्च करूँगा, अच्छा खासा रिसर्च ऐसा करना चाहता हूं कि सिद्धांत के रूप में बाद में प्रकाशित कर सकूं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उस पीएचडी को करके मैं एक सिद्धांत देके और छा जाऊं। अगर इस तरीके से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी में घुसना पड़ेगा, आपको उसमें इतना ज़्यादा रमना पड़ेगा, उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इतना कहते हैं एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको उसमें पूरा वक्त देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फुल टाइम डेडिकेशन। अगर वह देंगे तभी आप इस स्तर की पीएचडी कर पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव, जिससे आप देश स्तर पे छा जाए, आप कोई सिद्धांत दे सकें, आपका नाम हो जाए। और ऐसी स्थिति में आपको देश के जो उच्च संस्थान है, हायर ग्रेडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छी खासी ग्रेडिंग प्राप्त किए हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं से एडमिशन लेने का प्रयास करना चाहिए और रुकना चाहिए जब तक वहां आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, अगर आपका उद्देश्य नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिसर्च के बेस पे नाम बनाने की सोच आप रखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या उठता है कि पीएचडी मैं करना चाहता हूं और मेरा एडमिशन सेंट्रल में हो नहीं रहा क्योंकि मेरे पास जीआरएफ नेट है नहीं, मुझे सामान्य से डिग्री प्राप्त करनी है और कंपटीशन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी है, तो मैं क्या करूं? उन लोगों के लिए मैं कहता हूं अगर आपके पास बजट वगैरह है, पैसा रुपए ठीक ठाक रखे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। बहुत ज़्यादा फीस होती है हालांकि वहाँ पे, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिग्री लेनी है, आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। परंतु कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हमारे मित्र हैं, उनको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव पीएचडी कराती हैं, मेहनत भी करवाती हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन वो लोग क्या करती हैं, पैसा कमाने के लिए इंस्टीट्यूट खोले होते हैं। ऐसी स्थिति में जो पीएचडी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से 30-40 हज़ार रुपये में 4 साल की अपनी 3 साल की पीएचडी कर लेंगे, वही आप वहाँ पर 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करते हैं, तब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी पीएचडी होती है, जो एक तरीके से एक्सपेंसिव है, जहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको पीएचडी करना चाहिए, आपको दिक्कतें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, पीएचडी करना है आपको, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपका है, तो आपको जीआरएफ निकालने का प्रयास करना चाहिए। जीआरएफ निकाल के आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करिए, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करिए, चाहे प्राइवेट से करिए, जहाँ भी आपका एडमिशन मिल जाता है, जहाँ भी आपका तालमेल बैठ जाता है, वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जीआरएफ निकालने के बाद आपको इजी पड़ता है, आपका उम्र अगर कम है तो आप 1-2 बार अटेम्प्ट देके जीआरएफ निकाल लीजिए, रिलैक्स होके बढ़िया 35-40 हज़ार रुपये लेते हुए पीएचडी करिए, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और आप बढ़िया से पीएचडी कर लेंगे। फिर एक प्रश्न उठता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की क्या चीज़ें होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत से लोग पीएचडी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी होती है तो वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क भी कराया जाता है। वहाँ पर 2-3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, और जो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको अपने दोनों में बैलेंस करने में दिक्कत होती है। उनको क्या होता है कि सुबह से शाम तक डिपार्टमेंट में बैठना पड़ता है, कोर्स वर्क हो गया है, कोर्स वर्क परीक्षा भी हो गई, पास भी कर लिया है, तब भी वहाँ से छूट नहीं मिलती है। वहाँ एक रेसिडेंशियल पीरियड होता है और जो रेसिडेंशियल पीरियड निश्चित होता है 1-2 साल का जो भी होता है, वहां पर आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है, डिपार्टमेंट जाके रोज आपकी अटेंडेंस होती है और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं। जो गाइड या डिपार्टमेंट के एचओडी जो होते हैं वो आपसे डिफरेंट टाइप के काम करवाते हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप पीएचडी ही फुल टाइम करते रह जाते हैं और आप अपनी तैयारी को टाइम नहीं दे पाते हैं। जो रात को आपका टाइम मिलता है वही आप अपने मतलब स्टडी को, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग फसान फील करते हैं और कहते हैं यार कहाँ आके फंस गए, पूरा टाइम हम अगर पीएचडी में ही दे देंगे तो हम किस तरीके से अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसे कैसे कर पाएंगे। तो यह समस्याएं लोगों के उसमें आती है। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक सजेशन यह दूंगा कि वह तो आपको करना ही पड़ेगा,
अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी लिया है तो रेजिडेंशियल पीरियड आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पीएचडी कैंसिल हो जाएगी। फिर गाइड और एचओडी के द्वारा दिए गए कार्य भी आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको वहाँ पे डिग्री लेने में दिक्कत होगी। और आप अगर गोल मारेंगे, अगर आप भागे रहेंगे तो इससे भी आपको अटेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी, जिससे यूनिवर्सिटी आपके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है, आपकी डिग्री कैंसिल तक कर सकती है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय यह है कि आप हल्के टॉपिक लीजिए, जो इजी टॉपिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो आप इस तरीके से अगर टॉपिक ले लेते हैं तो आपको पीएचडी करने में ईजी पड़ता है। जो आपकी मेहनत और बाकी चीज़ें जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी फील करते रहते हैं, उससे निजात पाने के लिए आपको ईजी और आसान टॉपिक लेने होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मेरे गाइड चाहते हैं कि मैं बड़ा कठिन सा टॉपिक ले लूँ और मुझे गाइड ने ही टॉपिक दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर गाइड आपके अंडर में है और उनके साथ पीएचडी ठीक से करना है आपको, तो उनकी बात को तो माननी पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कई बार, उसमें आपको दिक्कत होती है। फिर आप रात का ही टाइम जो है उसी को आप निकाल के अपनी स्टडी को दे पाती हैं। तो मुख्य बात यही होता है कि आप टॉपिक्स जो है इजी और बढ़िया अगर लेते हैं तो आपको पीएचडी में दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका उद्देश्य है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च के बेस पे छाने पर, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फिर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह निकल के सामने आती है कि मैं पीएचडी तो कर रहा हूँ, तो पीएचडी का मेरा लाभ क्या होता है। अभी तक का जो मेरा अनुभव है, तो पीएचडी का लाभ सिर्फ अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो आपको प्रमोशन के लिए मिलता है, डॉक्टर लिखने के लिए यूजफुल होता है, थोड़ा सा इसमें शो ऑफ दिखाने के लिए कि मैं पीएचडी कर लिया हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ, ऐसा लिखने के लिए। और मुख्य अगर जब गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाते हैं तब तो बहुत बेनिफिशियल है पीएचडी। आपके हर एक प्रमोशन के लिए पीएचडी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत जरूरी होती है पीएचडी करना। बाकी कुछ विशेष अगर आप बहुत क्वालिटेटिव वर्क करते हैं, कोई सिद्धांत दे देते हैं, कोई आप ऐसी नई चीज़ आविष्कार कर देते हैं, कोई नई चीज़ खोज के लाते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए यूजफुल है, वहाँ पे पीएचडी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस तरीके से बाकी आप पीएचडी सिर्फ कर लेते हैं तो उसका कोई विशेष महत्व या बहुत ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो पीएचडी के बारे में जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न थे उनका उत्तर देने के मैंने प्रयास किया है। जो प्रश्न छूट गए हों उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आगे उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।